आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी कौन कौन से ऐसे मेजर एग्ज़ाम्स हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराता है। मींस वैसे एग्ज़ाम्स जो हर साल होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम्स रेगुलर बेसिस पे एसएससी कंडक्ट कराता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है सीजीएल कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तब आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो। सीजीएल क्वालिफाई करने के बाद आपको ग्रेड बी का जॉब मिलता है। अब ग्रेड बी बहुत ऊपर का रैंक होता है क्योंकि ग्रेड ए का जो जॉब होता है वो सीधे यूपीएससी से मिलता है। तो समझिए, ए का जॉब यूपीएससी से मिलता है और जो ग्रेड बी का जॉब है वो आपको एसएससी से मिल जा रहा है। तो ये एक तरह से बोलिए कि बहुत बड़ा पोस्ट है। सीजीएल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज होते हैं, मतलब कि सीजीएल में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि सीजीएल का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो सीजीएल एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगला जो है वो है सीएचएसएल कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो होता है इंटरमीडिएट। अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो तो आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसीलिए सीएचएसएल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोसाइटी में। और सीएचएसएल एक तरह का बोलिए तो ये क्लर्क टाइप का जॉब होता है। इसमें आपको डेस्क जॉब मिलता है क्लर्क वाला। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप 12th के बाद ही अगर कोई जॉब पकड़ना चाहते हो तो। सीएचएसएल में भी सैलरी अच्छी मिलती है, प्लस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, तो एक तरह से बोलिए कि ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जैसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी हर साल होता है। तो इसमें है कि एक प्रॉफिट ये है कि अगर आप सीएचएसएल ज्वाइन करना चाहते हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपके पास हर साल मौका है इस एग्ज़ाम को देने का। तो चलिए अब हम अगला एग्ज़ाम देखते हैं जो कि है स्टेनो सी एंड डी। अब देखिए, स्टेनोग्राफर्स ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। स्टेनोग्राफर का जो जॉब होता है वो बेसिकली ग्रुप सी और ग्रुप डी का होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है स्टेनोग्राफर की जॉब के बारे में वो है इसकी सैलरी। इसकी सैलरी बाकी सारे पोस्ट में, बाकी सारे जॉब्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात की जो स्टेनोग्राफर सी एंड डी है, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो भी 12th पास इंटरमीडिएट मांगा जाता है। और साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांगी जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। बस यही है कि स्टेनोग्राफर सी एंड डी के लिए आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए, जो कि बहुत हार्ड होता है सीखना। इसलिए बहुत कम लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इसका उतना हार्ड नहीं होता है जितना कि इसका स्किल टेस्ट होता है। तो इसीलिए अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो आप 12th पास हो तो आप बन सकते हो, बस आप स्टेनोग्राफी सीख लीजिए अच्छा से। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है वो है जेई जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर बेसिकली वो पोस्ट है उनके लिए है जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग किया या उससे रिलेटेड डिप्लोमा किया है तो उनके लिए जेई जूनियर इंजीनियर का ये जो जॉब है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। अब जो अगला है वो हम देखते हैं CAPF, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF, इसमें जो जॉब होता है वो बेसिकली आप बोलिएगा दो मेजर जॉब है। वो है एक तो आपका सब इंस्पेक्टर SI और दूसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। जैसा कि आपको पता होगा कि यूनियन टेरिटरीज़ में होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस होता है। तो उन सारे पुलिस ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हाथ में आता है। तो जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर में भी बहुत सारा आता है। जैसे कि सारे यूनियन टेरिटरीज़ में जितने भी पुलिस फोर्सेस होते हैं वो हो जाते हैं। CRPF हो जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऐसे करके और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी एसएससी के हाथ में ही आता है। अगर आप चाहते हो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो पुलिस है उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप CAPF का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इसमें जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इन दोनों पोस्ट्स के लिए इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। तो अगर इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप पुलिस बनना चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में तो आपको CAPF का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा।
फिर जो अगला देख रहे हो वो है कांस्टेबल जीडी। कांस्टेबल जीडी मतलब जैसे कि ये सीएपीएफ आपने देखा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये इसी का पार्ट है, बट है क्या कि इस कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम अलग से होता है। क्योंकि जो सीएपीएफ है इसमें क्या होता है कि ये ग्रेजुएट लेवल का होता है, और ये जो कांस्टेबल जीडी होता है ये 10th लेवल का होता है। तो आपको भी जैसे पता होगा कि पुलिस फोर्स में सबसे लोअर रैंक का कांस्टेबल ही होता है। तो इसीलिए होता है कि कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम अलग से होता है, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। और दूसरा है कि कांस्टेबल जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो 10th पास होता है। तो इसी के लिए कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम अलग से होता है। अब हम अगला देखते हैं जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें केवल नाम में ही जूनियर है, बाकी सबसे ज़्यादा इसमें क्वालिफिकेशन यही डिमांड करता है। जैसे कि आपको इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, हिंदी ट्रांसलेटर। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन बेसिकली मांगा जाता है वो है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी हिंदी में, और उसके साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। तो ये जीएचटी जो है ये एक तरह से बोलिए तो ये ग्रेड बी का जॉब है, जो कि बहुत ही हाई रैंक का जॉब है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड बी आपको एसएससी दे रहा है, तो ये बहुत ही हाई रैंक है, क्योंकि ग्रेड ए का जॉब सीधे यूपीएससी से मिलता है। ये जो जॉब है जीएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये ग्रेड बी का है, मतलब ये बहुत हाई रैंक का है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है अदर्स। अदर्स का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें बेसिकली दो होता है। एक तो होता है एसएससी एमटीएस, और एक होता है सिलेक्शन पोस्ट। अब देखिए एसएससी एमटीएस क्या है, वो तो आपने सुना ही होगा, एमटीएस का एग्ज़ाम भी हर साल होता है। तो एसएससी एमटीएस है बेसिकली एक ग्रेड डी का जॉब होता है, एक तरह का बोलिए प्यून वाला जॉब होता है। बट आपको भी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अगर जॉब लगता है तो आप समझिए कि उसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, प्लस प्रमोशन भी होता है। तो इसमें उतना कोई मायने नहीं रखता है कि आप एमटीएस में ज्वाइन कर रहे हो या सीएचएसएल में ज्वाइन कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका अगर जॉब मिल जाता है आपको, तो ये बहुत अच्छा है। तो जो एसएससी एमटीएस है इसका एग्ज़ाम भी रेगुलर बेसिस पे होता है, हर साल होता है। और अगला जो है वो है सिलेक्शन पोस्ट। बेसिकली सिलेक्शन पोस्ट वो जॉब है जिसमें मान के चलिए किसी डिपार्टमेंट में अर्जेंटली एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, या बहुत बार होता है कि जब रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें कुछ पोस्ट्स खाली रह जाते हैं, या कभी कभी एम्प्लॉयज़ की क्राइसिस पड़ जाती है। तो उस केस में होता क्या है कि मान लीजिए कि 50 60 या 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो उसमें जो छोटे मोटे ये जो रिक्रूटमेंट होते हैं, 150 पोस्ट, 200 पोस्ट, 400 पोस्ट, 500 पोस्ट, ऐसे करके जो होते हैं, तो इनको इनका एग्ज़ाम जल्दी से ले लिया जाता है, वो सिलेक्शन पोस्ट में वो निकलता है। तो इसमें होता है कि बेसिकली सिलेक्शन पोस्ट में ज़्यादा ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट नहीं निकलते, मतलब ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है। 500 1000 वो भी निकल गया तो बहुत ज़्यादा है, तो 200 300 ऐसे करके ही निकलते हैं। बट इसका एग्ज़ाम भी रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो हर साल। तो और लास्ट है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है ये उनके लिए जो पहले से जॉब में है। मान लीजिए कि आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप क्या कीजिएगा कि इस साल एग्ज़ाम दीजिएगा सीजीएल का, और इस साल अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको 2 3 साल वेट करना पड़ेगा फिर से उस एग्ज़ाम को देने के लिए। फिर से अगले साल सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, आप फिर से दे सकते हो अगले साल, उसके बाद फिर अगले साल फिर से सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। मतलब ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं वो रेगुलरली होते हैं। रेगुलरली कहने का मतलब है कि ये हर साल होते हैं। तो अगर आपसे एक साल मिस भी हो जाए तो आप अगले साल फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे बड़ा फ़ायदा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में यही है कि इसमें जो एग्ज़ाम्स है ये रेगुलर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साल तैयारी करो, फिर वो अगले साल अगर एग्ज़ाम ना हो तो फिर आपको बैठना पड़ जाए। इसमें है कि आपका जो तैयारी है वो आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी एकदम कंटिन्यूअस होते हैं, हर साल होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।